ये अंतिम नियम है समीकरण का। बराबर के पहले जो काम करेंगे वही काम बराबर के आगे करेंगे। इसका मतलब ये हुआ, अगर मान लो हमको दिया हुआ है x बराबर 2, तो x बराबर 2 दिया है, तो बराबर के पहले मान लो हम जोड़ घटाव का काम, जोड़ने का काम करते हैं, तो समीकरण में बराबर के पहले जो काम करेंगे, अगर मान लो जोड़ते हैं x में कुछ भी जोड़ेंगे तो वही चीज बराबर के आगे जोड़ेंगे 2 में। x में मान लो 5 जोड़ते हैं, तो बराबर के पहले 5 जोड़े हैं x में, तो बराबर के आगे भी 5 जोड़ दोगे तो असली समीकरण प्रभावित नहीं होगा। कैसे? तो देखो, x जोड़ 5 बराबर 2 और 5 7, और x बराबर 7 और प्लस 5 आगे जाएगा तो -5, इसीलिए x बराबर 2। तो अगर x बराबर 2 में हम बराबर के पहले जो काम किए यानी 5 जोड़े, तो आगे भी 5 जोड़ देंगे तो अंत में x बराबर 2 ओरिजिनल असली समीकरण आ जाता है। यानी x बराबर 2 दिया हुआ है, तो बराबर के पहले 5 जोड़े तो आगे भी जोड़ दिए, तो हल करके x बराबर 2 आ गया जी। तो अंतर तो नहीं पड़ा, असली समीकरण अंत में आ ही जाता है। तो मान लो x बराबर 5 है, तो बराबर के पहले जो काम करेंगे वही काम बराबर के आगे करेंगे, तो समीकरण प्रभावित नहीं होगा। इसका अर्थ ये हुआ, x का मान यहाँ पर 2 था ना, 5 पहले जोड़ दिए आगे जोड़ दिए, तो इसको हल करेंगे तो x का मान 2 ही आएगा। देखो आ गया। अगर x का मान 5 है तो बराबर के पहले जो काम करेंगे बराबर के आगे वही करेंगे। तो बराबर के पहले एक बार जोड़ने वाला काम किए, एक बार घटाने वाला करते हैं। मान लो बराबर के पहले हम x में से 10 घटा देंगे, तो बराबर के पहले 10 घटाए तो बराबर के आगे भी 10 घटा देंगे, तब अंतर नहीं पड़ेगा। कैसे? इसको लिख सकते हैं, और x माइनस 10 ये कितना होगा? प्लस माइनस है तो बरांक में से छोटा घटेगा, 10 में से 5 गया 5, बरांक के पीछे माइनस तो माइनस, और x का मान निकालना है तो x को रखेंगे, -10 को आगे ले जाएंगे, -5 और -10 आगे जाएगा तो +10 होगा। इसीलिए x बराबर माइनस प्लस में बरांक में से छोटा घटाएंगे, 10 में से 5 गया 5, अच्छी नहीं रहेगा पीछे वाला, तो प्लस छिपा है। यानी बराबर के समीकरण है x बराबर 5, बराबर के पहले अगर 10 घटाएंगे तो आगे भी 10 घटा दिए, तो x बराबर 5 अंत में आ ही गया। तो कोई अंतर तो नहीं पड़ा। इसका अर्थ हुआ, बराबर के पहले जो जोड़ेंगे बराबर के आगे वही जोड़ देंगे तो अंतर नहीं पड़ेगा। ऐसा चीज आगे में आ रहा है, बराबर के पहले जो घटाएंगे बराबर के आगे वही घटा देंगे तो अंतर नहीं पड़ेगा। तीसरा उदाहरण, मान लो x बराबर 6 है, तो बराबर के पहले जो काम करेंगे बराबर के आगे वही करेंगे तो अंतर नहीं पड़ेगा। तो जोड़ घटाव वाला देख लिया, अंतर नहीं पड़ा। मान लो बराबर के पहले हम 3 से गुना कर दिए, तो बराबर के आगे भी 3 से गुना करेंगे, ये हो गया x गुने 3 बराबर 36 18। x गुना वाला बराबर के आगे नीचे आता है, तो 18/3, 3 छके 18, इसीलिए x बराबर पहले भी 6 है, अभी भी आ गया 6। इसमें ये देखो तो बराबर के पहले जो काम करते हैं आगे कर देने से समीकरण अंत में वही आ जाता है घुमा फिरा करके। तो ये अब भागा पर उदाहरण स्क्वायर पर देते हैं, इसको उतारो। तो चौथा उदाहरण फिर देखो, अगर मान लो x बराबर 10 है, तो जोड़ घटाव गुना का उदाहरण देख लिया। अगर बराबर के पहले
जिस अंक से भागा देंगे उसी अंक से बराबर के आगे भी देंगे। जो काम पहले करेंगे वो बाद में भी करेंगे। तो मान लो भागा देंगे, x में 5 से भागा दिए, बराबर के आगे भी 5 से भागा दो, तो x बटा ये कितना गुना होगा, ऐसे होगा x गुने 5 बराबर 10 गुने 5। गुना वाला अंक आगे चला जाता है नीचे में, तो x बराबर 10 गुने 5 बटा 5, 5 कट गया, इसलिए x बराबर 10। देखो वही आ गया जो समीकरण के शुरू में था x का मान। तो बराबर के पहले अगर कुछ जोड़ते हो तो आगे में भी जोड़ना है, वही चीज याद रखने वाली पॉइंट सुनो। बराबर के पहले जो घटाओगे वहीं आगे घटाओ, बराबर के पहले जिसको गुना करोगे उसको आगे भी गुना करो, और बराबर के पहले जो भाग देंगे उसी से आगे भी भाग दो। इसका अर्थ ये हुआ। इसके बाद मान लो x बराबर 3 है, बराबर के पहले जो काम करेंगे तो बराबर के आगे वही करेंगे। तो मान लो बराबर के पहले इसको हम x का पावर 2 दिए, तो बराबर के आगे भी x का पावर 2, ये 3 का पावर 2 देंगे। तो ये हो गया तुमको x स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर। तो x बराबर स्क्वायर हटेगा तो 3 स्क्वायर पर रूट चढ़ेगा, और x बराबर रूट में 3 का पावर 2 है तो 3 गुने 2 बार लिखाएगा, द्वारा में से एक को निकलेगा, इसलिए x बराबर 3। तो x बराबर 3 था। अगर बराबर के पहले स्क्वायर कर दिए तो आगे भी कर दिए, तो हल करके x का मान 3 ही आ गया। इसका मतलब बराबर के पहले जो कुछ भी करोगे वही काम आगे कर दो तो उतना ही रह जाएगा। प्लस माइनस स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें देखो, इसको फैलेंगे तो 2 ठो आ गया ना, तो द्वारा में से 1 ठो निकल गया, इसको तोड़ेंगे ना तब ना प्लस माइनस, समझा बात। तो ये हुआ। इसके बाद यहाँ देखो उदाहरण 6, अगर x बराबर 3 है तो बराबर के पहले अगर रूट में डाल देते हैं बराबर के पहले वाला को, तो आगे वाला को भी रूट में डाल दो, तो अंत में x बराबर 3 हल करके आना चाहिए। बराबर के पहले रूट x है तो आगे में रूट 3 रूट डाल दिए, अब फिर जो है इसको स्क्वायर कर दो, तो बराबर के आगे भी स्क्वायर करेंगे। रूट x का पावर 2 तो रूट x 2 बार गुना करेंगे, रूट 3 का पावर 2 तो रूट 3 भी 2 बार गुना करेंगे, ये एक रूट में आ जाएगा x गुने x, ये भी एक रूट में 3 गुने 3, इसीलिए द्वारा में से 1 निकल गया, तो इधर भी x बराबर 3 आ गया। तो देखो शुरू में था x बराबर 3, अंत में भी आ गया x बराबर 3। तो इस पॉइंट को तू लोग समझ गया ना? जी। उतारो अब समीकरण चलेगा। देखो इतना ही नियम है, इसी नियम के आधार पर अब तुम लोगों को समीकरण कैसे कैसे बनाना है तो अब देखते जाओ। मान लो दिया हुआ है 5/x प्लस
इसको हल करना है। तो कैसे हल करेंगे? तो जब ये एक से ये पहला भिन्न है, ये दूसरा भिन्न है, तो बराबर के पहले भिन्न वाली बात हो तो भिन्न जोड़ सब जानता होगा जी। तो x का लघुत्तम निकालोगे ना, x, तो इसमें x से भाग लगेगा, x से कहने x से रह जाएगा। तो इसका लघुत्तम निकालेंगे तो ये रह गया x में x से भाग देंगे तो 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5 होगा, जोड़ x में x से भाग देंगे तो 1 को 10 से गुना करेंगे तो 10 बराबर 5x, और 5 और 10 15 बताया बराबर 5x। इतना कर लेने के बाद फिर सोचो x का मान निकालना है। तो बराबर के पहले देखो एक ठो भिन्न आ गया है, बराबर के आगे कितना भिन्न है? ये 5x भिन्न है। ये तो न, ये अंश कौन है, हर कहाँ है इसमें? जिसके नीचे कुछ नहीं हो उसके नीचे एक छिपा रहता है। तो अपने मन से भी एक दे दो, नहीं भी दोगे तो कोई बात नहीं, अभी शुरुआती दौर है। एक अगर दे दिया तो अब तुम लोग को कंफ्यूजन नहीं होगा। अब तिरछा गुना में ऐसे करेंगे, देखो तो बराबर के पहले एक भिन्न आ गया, बराबर के आगे एक भिन्न आ जाए। तो ये नियम बतलाया है ना, बराबर के पहले एक ठो भिन्न आ जाए, बराबर के आगे एक भिन्न आ जाए तो तिरछा गुना करेंगे। तो 1 को 15 से गुना कर देंगे तो 15, x को 5x से गुना करेंगे तो 5x गुने x, ये हो गया 15 बराबर। इसका मतलब 5 और x को x से गुना करेंगे x स्क्वायर, तो 5x स्क्वायर। x का मान निकालना है ना, बराबर के आगे पूरी उठा करके लाओगे तो चिन्ह नहीं बदलेगा। और वैसे चिन्ह बदल भी सकते हो, जैसे मान लो 5x स्क्वायर को बराबर के पहले लाएंगे तो यहाँ कोई चिन्ह नहीं, प्लस छिपा हुआ है तो -5x स्क्वायर होगा। बराबर के आगे इस +15 को ले जा रहे हैं तो -15। अब इसमें फुरा रहा है, क्या करना है? तो अंक का गुना x स्क्वायर में किया गया है। जैसे गुना सिखाए हैं सबको, -5 को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो -5 और नीचे में x स्क्वायर, इसके नीचे कुछ नहीं है, प्लस है, माइनस प्लस माइनस। ये तो अंक है, जिसके पीछे कुछ नहीं, इसके पीछे 1 है, तो अंक का अंक में गुना होगा 5 × 5 और x स्क्वायर। कहा कि अंक ये x वाला मामला ऊपर में नहीं है, यही उतर जाएगा तो -5x स्क्वायर, यानी माइनस x स्क्वायर के पहले कुछ नहीं है तो प्लस छिपा हुआ है। अब -5 को गुना करना है प्लस x स्क्वायर से, तो माइनस गुने प्लस, माइनस और 5 को x स्क्वायर से गुना करेंगे 5x स्क्वायर। तो बीच में इसका मतलब ये गुना का चिन्ह यहाँ छिप गया ना, तो बीच में छिपा हुआ चिन्ह को निकाल लेंगे तो -5 गुने x स्क्वायर बराबर -15। अब गुना वाला मामला आ जाए तो गुना -5 से हुआ है, x स्क्वायर है, x का मान निकालना है तो इसको तो कुछ नहीं करना है, इसके साथ गुना है -5 का, तो x स्क्वायर गुना वाला बराबर के आगे नीचे जाएगा तो -15 और -5 आ गया, तो माइनस माइनस कट गया, 5 दिया 15। तो इसमें इधर आ गया तुमको, और x स्क्वायर बराबर देखो 3 खाली आया, और अब इतना बच गया तो अब खाली ये पावर हटाना रह गया, तो x ये पावर 2 हटेगा तो आगे में प्लस माइनस जुट जाएगा पहले, तब रूट चढ़ जाएगा 3, इसीलिए अकेले है तो इसको रूटे में छोड़ देंगे, इसीलिए x बराबर एक बार +√3
एवं -√3। ये 2 ठो आंसर होगा, समझा ना। चलो उतारो। हाफ किसको कहते हैं अंक में 1/2 को, मालूम है? ये सब हिसाब में काम आने जा रहा है, उम्र वाला हिसाब से बतलाएंगे। या और भी 1/3 किसको कहते हैं, तो 1/3 को। देखो लोग बोलता है ना हाफ, हाफ का हिंदी होता है, ये अंग्रेजी शब्द है HALF, हाफ। हाफ का मतलब आधा। गणित में आधा को लिखते हैं 1/2, याद रखना। कोई कहता है ना तू हाफ माइंड है, प्रायः ये बात बोली जाती है। तो हाफ मतलब आधा, यानी आदमी को जितना पूरी दिमाग रहना चाहिए उसका आधा माइंड है। तो हाफ का मतलब आधा। तो एक बात ये इसको लिखेंगे 1/2। दूसरा 1/3, इसका अर्थ हुआ 1 का मतलब 1। 3 से बना है तिहाई, तिहाई का मतलब तीसरा भाग। तो 1/3, 1 का तीसरा भाग। अब देखो ये मान लो AB एक सरल रेखा है, या AB एक लोहे की छड़ी है। लोहा ये 15 मीटर है, तो इसका 1/3 कितना होगा? पहले आधा 18 मीटर में कट जाता है। कहेंगे AB सरल रेखा 18 मीटर है, तो इसका आधा कितना होगा? तो कोई मुंह से बतला दोगे 18 का आधा 9। लेकिन भाषा में कैसे लिखेंगे गणित की दुनिया में? इसको लिखेंगे 18 मीटर का आधा, या 1/2 भाग। आधा को कहते हैं 1/2 भाग, 1/2 या 1/2 भाग। 1/3 को 1 का तीसरा भाग, या 1/3। समझा ना? तो 18 मीटर का आधा या 1/2 भाग कितना होगा? तो 18 मीटर का मतलब गुना, गुना आधा। आधा का मतलब 1/2, 1/2 तो 2 9 18, यानी 9 मीटर गुने 1 बराबर 9 मीटर। ऐसे निकालेंगे। अगर ये लिखा रहे कहीं 18 मीटर का 1/3, तो 1 यानी 1/3 का मतलब तीसरा भाग, 1 का तीसरा भाग। एक रोटी ले लो और 3 समान भाग में कर दो, तो 3 टुकड़ा होगा। तो 1 टुकड़ा लेंगे, जैसे मान लो एक रोटी गोल होता है ऐसे वृत्त जैसा, तो ये पूरी रोटी हुआ। कोई कहेगा आधा दो, तो बीचे बीच इसको आधा करेंगे, तो ये हो गया आधा। आधा का मतलब 1/2 भाग। और फिर देखो 1/3 भाग में वृत्त में जानते हो 360 डिग्री का कोण होता है। तो 360 को 3 भाग में बांटेंगे। अभी वृत्त नहीं तुम लोगों को पढ़ाया है, तो 3 120, मतलब ये लग रहा है ना बराबर बराबर है। तो ये हो गया 1/3 भाग, ये भी हो गया 1/3 भाग, ये भी हो गया 1/3 भाग। अब मान लो आधा रोटी ये है,
1/3 रोटी ये है, तो बोलो तो ये बड़ा लग रहा है, इसका मतलब आधा बड़ा है। वैसे भी बड़ा छोटा तुम लोग को बतलाए हैं ना, जो कौन बड़ा कौन छोटा, नीचे वाला को भाई मान लेंगे, ऊपर वाला को रुपया। जैसे तुम लोग को कहेगा 1/2 और 1/3 में कौन बड़ा कौन छोटा, तो ऊपर वाला को मने मन रुपया मानो और नीचे वाला को आदमी, बड़ा छोटा में यही मानना है। तो ऊपर वाला 1 रुपया है, इसमें 2 आदमी का को बांटो, और ऊपर वाला 1 रुपया को 3 आदमी को बांटो, तो इसको कम हिस्सा मिलेगा। इसका मतलब ये कम है और ये बड़ा है, तो बड़ा वाला की ओर 2 ठो सरल रेखा, 1 2, 1/2 बड़ा है 1/3 से, यानी आधा बड़ा है 1/3 से। तो 18 मीटर का 1/3, इसको कैसे लिखेंगे? 18 मीटर का मतलब गुना 1/3, 1/3 को कहते हैं, याद रखना। 1/3, तो 3 छके 18, 6 एकन 6 मीटर हुआ। समझ रहे हैं ना? तो इसको मान लो लगभग ऐसे समान भाग में बांटोगे, A B C D, ये AD है 18 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया 6 मीटर, फिर ये हो गया 6 मीटर, फिर ये हो गया 6 मीटर। कोई कहेगा A से B तक कितना है, तो पूरा है 18 मीटर, तो 1/3 है ना, समझ रहे हो? 1/3, और ये भी 1/3, तो 1/3 को 2 बार जोड़ेंगे, 1/3 को 2 बार जोड़ेंगे का मतलब 1/3 को 1/3 हुआ, और फिर 1 बार जोड़ो, 1/3 को 2 बार जोड़े, तो इसको जोड़ेंगे 3 और 3 का लघुत्तम 3, 3 में 3 से भाग दो 1, 1 एकन 1 प्लस यहाँ भी 1 होगा, तो 1 1 2/3, तो 2 रुपया को 3 आदमी में बांटो। इसको, इसका नाम क्या हुआ? इसका नाम हो गया 2 का तीसरा भाग, तो इसको कहेंगे 2/3। 1/3 को 1/3, 2/3 को 2/3, तो 3/3 को क्या कहेंगे? बोल 3/3। हाँ चलो, ये भी ठीक है, 3/3, तो 3 का तीसरा भाग, तो 3 3 कट गया, 3 का 1/3 1 होगा ना। तो 1/3 वाला मामला क्लियर हुआ। चलो इसको उतारो उतारो, ये सब टोटल फेयर में होना चाहिए। मान लो अगर 1/3 को हम लोग 1/3 कहते हैं, तो 2/3 को कहेंगे 2/3। फिर 1/4 को कहेंगे 1/4, यानी 1/4, 1 का चौथा भाग, 2 का तीसरा भाग, 2 रोटी को 3 भाग में बांटो, 2 रुपया को 3 भाग में बांटो, ऊपर वाला को रुपया मान लो, 1 रुपया को 4 भाग में बांटेंगे तो कहेंगे 1/4। समझा? 100 का 1/4 निकालना हो तो क्या करेंगे? जैसे 100 का 1/4 कितना होगा? तो 100 का 1/4 बराबर 100। क आकर का मतलब समझ जाओ, गुना होता है। समझा? को का मतलब नहीं, क आकार का मतलब, तो का के लिए गुना। 1/4 को कैसे लिखेंगे? 1/4।
100 में 4 से भाग देंगे 25, तो 25 सेकंड 25। कोई कहेगा एक नमरी का, नमरी मतलब 100 रुपया को गांव घर में नमरी कहा जाता है, शहर में भी। तो 100 रुपया का 1/4 किसी को देना है तो कितना देना है? 25 रुपया। तो 1 रुपया का 1/4 कितना? 4 आना। 1 रुपया का 1/4, 1 चौबन्नी नहीं हुआ, आधा 50 पैसा यानी 98। तो अब मान लो इसके आगे बहुते कुछ है, 1/5। जैसे यहाँ तक जो है ना, आधा, 1/3, 1/4 चलता है। मान लो 1/4 को 1/4 कहेंगे, तो अगर कहीं लिखा रहे 9/4, तो इसका अर्थ हुआ 9 को 4 भाग में बांट दो, 9 रुपया को 4 आदमी में बांटो, समझा? इसी तरह कहीं पर लिखा रहेगा, मान लो 1/5, तो 1/4, 1/3 वाला नाम इसका नहीं है, इसका नाम हो जाएगा 1 का 5वां भाग, 1 मीटर का 5वां भाग, 1 रुपया का 5वां भाग। ऊपर में जो रहे इंच रहे, 1 इंच, तो 1 इंच का 5वां भाग, समझ गया? तो चौथाई तक जानो। कहीं पर लिखा रहे 2/5, तो इसका मतलब हुआ 2 रुपया का 5वां भाग, 2 मीटर का 5वां भाग। 2 आदमी लिखा रहे, तो 2 आदमी का 5वां भाग। ऊपर में जो लिखा रहे उसी को 5 भाग में बांट दो, 5 टुकड़ा में बांट दो, समझा जी? तो इतनी बात को उतार लो। अब इस पर आधारित हिसाब। समीकरण स्टार्ट कर दिया है। तुम लोग को समीकरण में जैसे चर, अचर, वेरिएबल और नॉन वेरिएबल, ये हम बताते हैं। तो चर और अचर, ये चीज क्या होता है? इसका अंग्रेजी है चर का वेरिएबल, इसका है नॉन वेरिएबल। इसको लिखो, लिखो सुनो। लिख लिया? अब समझो तो देखो, x जोड़ y बराबर 4। ध्यान से समझो, ये इसी का प्रयोग जबरदस्त ढंग से होगा। चैप्टर पढ़ना है लीनियर इक्वेशन, रेखिक समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। इसमें इस सब का भयंकर प्रयोग है। वेरिएबल नॉन वेरिएबल का समीकरण शुरुआत होता है और वेरिएबल नॉन वेरिएबल की कहानी शुरू हो जाती है। आखिर ये है क्या? तो जैसे x + y बराबर 4, इसका अर्थ हुआ जैसे होता है ना 2 जोड़ 3 बराबर 5। तो
इसी तरह मान लो x को और y को जोड़ते हैं 4 होगा। तो अगर x का मान हम शून्य लेते हैं तो शून्य में क्या जोड़ेंगे तो 4 होगा। 4 तो शून्य जोड़ 4 बराबर 4। x के जगह मान लो फिर हम ले लिए तुमको 1, तो 1 में y के जगह कितना लेंगे 3, क्योंकि 1 में 3 जोड़ेंगे तो होगा 4। फिर अगर x के जगह 1 के बदला 2 ले ले तो जोड़ 2 में कितना जोड़ेंगे तो 4 होगा। 4 ही आना चाहिए तो 2, तो x का मान 2 लिए तो y का मान 2 हुआ। x का मान 2 के बदला अगर 3 लेंगे तो 3 में कितना जोड़ेंगे तो 4 होगा। 1 तो x का मान 3 लेते हैं तो y का मान 1। अगर x का मान 4 लेते हैं तो 4 में कितना जोड़ेंगे तो 4 होगा तो 0। अगर x का मान 5 लेते हैं तो 5 में कितना जोड़ेंगे तो 4 होगा। तो देखो यहाँ पर आकर के लग रहा होगा तो समझ में नहीं आएगा, तो 5 में कितना जोड़ेंगे तो 4 होगा। ये प्रश्न तुम लोगों से बनवाएंगे ये सब सिखाने के बाद। तो फिलहाल जान लो 5 में कितना जोड़ेंगे, मान लो खाली स्थान कितना जोड़ेंगे तो 4 होना चाहिए, यानी 5 जोड़ कितना। तो मान लो इस खाली स्थान में आंसर छिपा हुआ है, तो समीकरण तो बतलाए हैं तुरंत, तो खाली स्थान में क्या होना चाहिए। तो खाली स्थान को रहने दो, आप समीकरण को हल करो। और ये 5 का मतलब +5 है, तो +5 को बराबर के आगे ले जाएंगे तो समीकरण में बोले हैं ना चिन्ह बदल जाता है, तो ये खाली डब्बा को रहने देंगे जिसमें निकलेगा आंसर। जो 5 में आखिर क्या जोड़ा जाए तो 4 होगा, तो +5 ये बराबर खाली डब्बा बराबर 4, और ये +5 पीछे से आया तो -5, तो ये 4 के पीछे कोई चिन्ह नहीं प्लस, और ये प्लस खाली डब्बा के पीछे छिपा हुआ है ना, तो प्लस खाली डब्बा बराबर प्लस माइनस में बड़ा अंक में से छोटा अंक घटाते हैं, तो 5 में से 4 गया 1, बड़ा अंक के पीछे का चिन्ह होता है -1, यानी खाली डब्बा के लिए क्या आ रहा है -1, यानी 5 में -1 जोड़ेंगे तो 4 होगा। इसका अर्थ ये हुआ, समझा। ऐसे हल करोगे 5 में कितना जोड़ेंगे तो 4 होगा, तो यहाँ पर आंसर आया -1। तो कैसे होगा, तो हमेशा याद रखना मैथ में प्लस माइनस एक साथ नहीं रहता है। जहाँ कहीं प्लस माइनस आ जाए तो देखो 5 में जोड़ रहे हैं -1 को, प्लस माइनस आवे तो बीच में कोष्ठ दे दो। इसका अर्थ हुआ 5 जोड़, यानी 5 में जोड़ रहे हैं किसको तो -1 को, आंसर आ रहा है 4 होगा। कोष्ठ तोड़ने वाली बात बतला दिया है ना, तो मान लो इस कोष्ठ को तोड़ो तो वास्तव में 4 आता है, तो इसको लिखेंगे 5 प्लस माइनस -1, तो 5 में से 1 गया 4, यानी इधर भी 4 आ गया, 4 बराबर 4। तो यहाँ 5 में क्या जोड़ेंगे तो 4 आएगा -1, तो -1 चिन्ह आ गया, प्लस माइनस कोष्ठ देंगे। इसी तरह 6 में क्या जोड़ेंगे तो 4 आएगा, तो -2। फिर इसी तरह मान लो 100 में क्या जोड़ेंगे तो ये 4 आएगा, तो इसका आंसर है -96। तो इसी तरह 1 करोड़ 1 अरब में क्या जोड़ेंगे तो 4 आएगा, तो इसका भी आंसर आता जाएगा। और निष्कर्ष पर आओगे तो पता चलेगा जो x और y के स्थान पर हम क्या क्या रख सकते हैं जिसको जोड़ देंगे तो 4 आएगा, अर्थात x के कितने मान होंगे और y के कितने मान होंगे, जिस दोनों को जोड़ेंगे तो 4 आएगा। तो इसका आंसर क्या है, x का मान 0 होगा और y का मान 4 होगा, तो दोनों का योग 4 होगा है, अर्थात x बराबर 0 है, y बराबर 4 है। अगर x का मान 1 होगा तो 1, तो y का मान
3 होगा तो a का 3 4 होगा। अगर x का मान 2 होगा तो y का मान भी 2 होगा, दोनों को जोड़ करके 4 होगा। अगर x का मान लो 5 होगा तो y का मान -1 होगा, दोनों को जोड़ करके 4 होगा। यहाँ पर ये देख रहे हो, जो अगर x प्लस वाई बराबर 4 है तो ऐसी स्थिति में x और y के अनंत मान है, जिसको जोड़ने पर हमें 4 ही प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर पूछा जाए x प्लस वाई बराबर 4 तो x और y के कितने आंसर निकलेंगे, तो क्या जवाब दोगी? x का भी अनंत निकल रहा है और y का भी अनंत, अर्थात x के एक तो मान 0 है, दूसरा मान 1, तीसरा 2, चौथा 3, इस तरह से अनंत मान है यहाँ 100 तक। इसके बाद ऐसा भी तो आएगा, x का मान होगा 1 खरब, यानी 1 खरब में किसको जोड़ेंगे तो 4 आएगा, तो वो भी निकल जाएगा ना जी। तो x के अनंत मान आ रहे हैं और y के भी अनंत मान आ रहे हैं। इसका अर्थ जिसके मान 1 से अधिक, अर्थात जिसका मान किसी भी समीकरण में, जैसे अगर x प्लस वाई बराबर मान लो 4 दिया हुआ है तो इसमें 2 तरह की बात हो गई। x और y के एक ठो मान है, अगर कहेगा कोई x बराबर 5 तो बिल्कुल सही, तो y बराबर कितना कहेगा तो -1, अगर x बराबर कहेगा 3 तो y बराबर 1, तब न 3 1 4, अगर x बराबर 1 तो y बराबर 3। अर्थात किसी समीकरण में जिसका मान हमें नहीं मालूम है, जिसका अनंत मान आता है, जिसका 1 से अधिक मान, 1 से अधिक मतलब अनेक मान आता है, जैसे यहाँ x और y का अनेक मान आ रहा है, अनंत मान आ रहा है, तो समीकरण में जिस पद का अनेक मान आता है, अनंत मान आता है, उसको कहते हैं वेरिएबल। समझा? तो वेरिएबल उसे कहते हैं जिसका मान पल पल बदलता रहता है। यहाँ x का मान पल पल बदल रहा है, 0 लेंगे तो y का मान 4, फिर अगर x का मान पल भर में बदल दे 1 तो y का मान पल भर में 3, यानी जिसका मान बदलता रहता है उसको हम वेरिएबल कहते हैं। वैरी का मतलब ही होता है बदलना, जैसे ये भुला गए तुम लोग को बतलाना। अच्छा ये अब समझ लो तो तब बतलाएंगे वेरिएबल किसको कहेंगे। समीकरण को देख करके पता चल जाएगा, जो किसका मान नहीं मालूम है, तो यहाँ x और y का मान नहीं मालूम है। क्यों नहीं मालूम है? इसका मान 1 भी हो सकता है, इसका मान 3 भी हो सकता है, तो 1 3 4, इसका मान 2 भी हो सकता है तो इसका भी 2 हो सकता है। जब अनेक मान है तो ऐसी स्थिति में कोई गारंटी है जो यही इसका मान होगा 2 होगा, इसका भी 2 होगा, इसका 3 नहीं होगा, इसका 1 नहीं होगा, ऐसी बात तो नहीं है। इसका मतलब 1 से अधिक मान भी है और सही मान हम लोग को मालूम भी नहीं है। अतः किसी भी समीकरण में जिस पद के अनंत मान होते हैं उस पद को वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल का हिंदी चर, गणित में प्रयोग है, लेकिन वेरिएबल कहने और सुनने में अच्छा लगता है तो तुम लोग को ये शब्द का प्रयोग नहीं करना है। किताब में चैप्टर का नाम जरूर है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, तो यहाँ पर 2 चर 2 वेरिएबल्स, सबका इंग्लिश शब्द ही, खास करके वेरिएबल और नॉन वेरिएबल। तो वेरिएबल किसे कहेंगे? जिसका मान बदलता रहता है ना, जिसके अनंत मान होते हैं और यहाँ x y का मान भी नहीं मालूम है। तो समीकरण में जिसके मान हमें नहीं मालूम होता है या जिसका मान बदलता रहता है या जिसके अनंत मान होते हैं, वैसे पद को वेरिएबल कहते हैं। जैसे यहाँ समीकरण में x और y वेरिएबल है ना जी। तब अब देखो 4, यहाँ देखो 4 कहीं बदला है, x और y का मान तो बदल गया। ऊपर में ये जो हम लिखे हैं इसमें x का भी मान बदल रहा है
y का भी मान बदल रहा है, लेकिन 4 अस्थिर है, इसका मान नहीं बदल रहा है। अस्थिर है इसका मतलब अचर है। हिंदी है ना चर वेरिएबल का, इसका अचर नन वेरिएबल का। तो चर, चर का मतलब चरना, किसका चरना? जानवर का चरना। बकरी खेत में चरती है, भैंसी खेत में चरता है, गाय भी चरती है, लेकिन कब चरती है? जब खुट्टा से नहीं बांधा गया हो तब। खुट्टा से बांध दिए तो अब कहो न चर लेने के लिए, अब खुट्टा से खोल दो तो चरते चरते ये मीलों दूर जा सकता है, 10-20 किलोमीटर नहीं चला जाता है। तो चरने वाला यानी जो स्वतंत्र है, यहाँ x भी स्वतंत्र है, 0 से आगे की ओर भागने के लिए, अपने मान के लिए है ना। y भी देखो 4 से किधर भाग रहा है? कम, 3, 2 नीचे की ओर भाग रहा है। x 0 से आगे की ओर 1, 2, 3, 4 अनंत की ओर, और y पीछे की ओर। भाग तो दोनों रहा है, यानी जैसे जानवर चरने के लिए भागता जाता है। तो 4 का मतलब मान बदलता है। अचर यानी नहीं चर, खुट्टा में बांध, जो अस्थिर है, जो कहीं नहीं घूमता है, एक ही जगह हमेशा के लिए जो अस्थिर है, इसको कहेंगे नन वेरिएबल यानी अचर। जैसे इसको हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में ले जाए तो कोई इसको यहाँ पर बिहार में कहेगा 1 मार्कर है, अमेरिका चले जाओ तो इसको 2 कहेगा, नहीं ना। इसको 2 कितना उंगली है? अमेरिका जा करके दिखला बे रे अमेरिकन, बोल कितनी उंगली दिखाई दे रही है? तो वह भी कहेगा 2। इसका मतलब संख्या 2। हिंदुस्तान क्या इस ब्रह्मांड में कहीं बदलेगा? भगवान राम के जमाने में भी दशरथ के कितने पुत्र हुए थे? 4। तो गिनती में 4, अभी तक जिसको 4 पुत्र है कहेगा न 4। तो 4 संख्या भगवान राम के जमाने लगभग 5-6 हजार वर्ष पहले से चला आ रहा है। आज तक 4 मार्कर को 5 मार्कर नहीं कहा जाएगा, 5 मार्कर को 4 नहीं। तो कोई भी अंक कभी बदला है और बदलेगा भी नहीं। तो जितना भी गिनती की संख्या हो, या मान लो गिनती की संख्या के बीच छिपी हुई अनंत संख्या हो, सब संख्या अस्थिर है अपने स्थान पर, और ये हिलता नहीं है। 4 पहले के जमाने में 4 रुपया का मतलब 4 ठो सिक्का, तो वही 4 सिक्का आज भी मतलब 4 ही रहेगा। कहीं पर मान लो 50 ठो तू ले जाओ छरी, दुनिया में कहीं गिनवा लो, गिनती में कहेगा 50, इसका मतलब 50 नहीं न बदलेगा दुनिया में कहीं नहीं। तो जो अस्थिर है तो अस्थिर है क्या? तो सब संख्या अस्थिर है। तो प्रत्येक संख्या को हम लोग कहेंगे अचर, नन वेरिएबल यानी नहीं घूमने वाला, बिल्कुल अस्थिर अपने जगह पर। गिनती में 1 दर्जन अंडा अगर इंडिया में 12 होगा तो अमेरिका जाओ, रूस जाओ, जापान जाओ, कहीं भी गिनती में 12 ही होगा। इसका मतलब संख्या 12 कहीं नहीं और कभी नहीं बदलने वाला है। इसलिए अचर किसको कहते हैं? जो कहीं नहीं और कभी नहीं बदले, ऐसे पद को अचर पद कहते हैं। और वेरिएबल जो बदलता रहता है, तो हम लोगों का मन भी वेरिएबल है, तो मालूम है ना। वेरिएबल मतलब बदलने वाला। तो यहाँ x और y का मान बदलता रहता है, तो बदलने वाले पद को, जिसका मान बदलता रहता है, ऐसे पद को वेरिएबल कहते हैं। तो ये तो मानव का मन भी बदलता रहता है, इसीलिए उसका हम लोगों का मन है ना वेरिएबल। कोई बाजार जाएगा सिनेमा देखने, सो ले, बगल में मान लो धार्मिक प्रवृत्ति का है तो संतोषी मान लग गया, तो इच्छा होगा तो वहाँ तो गया शोले देखने, चला गया, मन बदल गया। क्यों? क्योंकि मन वेरिएबल है और देखने लगा संतोषी माता। तो वेरिएबल और नॉन वेरिएबल समझा। तो अगर पूछा जाए 12 वेरिएबल की नॉन वेरिएबल? नॉन वेरिएबल। तो x + y = 4, तो 4 नॉन वेरिएबल, x y वेरिएबल। अगर मान लो समीकरण लिखा हो x² + 5x = 6, तो इसमें x वेरिएबल हुआ,
ये भी x वेरिएबल है, ये 5 नॉन वेरिएबल है, 6 नॉन वेरिएबल है। इंग्लिश टर्म रखो याद, हिंदी में भी याद रखना है। तो इतनी बात समझा तो तुम लोग को परिभाषा लिखाया जाए। लिखो वेरिएबल इसको जैसे में लिखना है, समझा ना? इसको जैसे में लिखा है ना, नहीं यहाँ जैसे लिख लो। अब जैसे में ये उदाहरण हुआ, और फिर अंत में लिखना है यहाँ x एवं y। ये लिखने के बाद तब लिखना है यहाँ x एवं y वेरिएबल हैं। इतनी बात को
है